Hello student, welcome back to CUET by Adda 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स सोसाइटी, राइट। तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहां से ट्रेवलर्स आते हैं और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक्सपीरियंस करके, मतलब यहाँ रुक कर उन्होंने चीजों को देखा और किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को अपनी बुक में लिखा, राइट। तो ये बेसिकली चैप्टर इसी पर डिपेंड है कि ट्रैवलर्स ने अपनी जो ट्रैवलॉग्स लिखी उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में क्या क्या चीजें लिखी, ठीक है। और कौन कौन से ट्रैवलर्स थे जो अलग अलग कंट्री से हमारे इंडिया में आए थे, इंडिया में रुके और किस तरह से एक्सपीरियंस को अपने शेयर किए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, ये ट्रैवलर्स होते हैं कि क्यों आते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्यों मूव ऑन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। अब कोई तो शौक की वजह से आता है कि किसी को, ठीक है, शौक है, ठीक है, कि मुझे वहां जाना है, वहां का कल्चर देखना है, राइट। तो कल्चर की वजह से, कल्चर को देखने की वजह से, ठीक है, उनका इंटरेस्ट होता है। कोई आता है कि काम की तलाश में, अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, राइट। तो काफी चीजें इसे बताई गई है कि वेन एवर पीपल ट्रेवल अ डिफरेंट प्लेस। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि तो हम भी तो जाते हैं ना, कि भी मान लीजिए समर वेकेशन हो गई और हमारा घूमने का मन कर रहा है तो हम अलग अलग एरियाज में जाते हैं। कोई साउथ जाता है, कोई हिली एरियाज में स्पेशली जाते ही हैं, ठीक है। तो वहां के लोगों का कल्चर हम देखते हैं तो वो हमसे कुछ डिफर होता है, राइट, डिफरेंट होता है। तो जब देखते हैं कि लोग कैसी लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं जो कि हमारे से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है, कैसा कल्चर उनके वहां, कैसे किस देवी देवताओं को पूजा जाता है ना, उनकी कौन सी वर्शिप की जाती है, उनका कल्चर देख के हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो व्हेनेवर पीपल ट्रेवल टू अ डिफरेंट प्लेसेस दे केम अक्रॉस द डिफरेंट वर्ल्ड इन टर्म ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, कस्टम, लैंग्वेज। तो ये किस लिए आते हैं? वहां के इन्वायरमेंट को जानने के लिए, देखने के लिए, कस्टम्स को, लैंग्वेजेस को, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, यही सब चीजें देखने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। बहुत ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैन ही ट्रैवल किया करते थे, वुमेन भी ट्रैवल किया करती थी। जैसे आप देखते हो ना कि जब कहीं हम विजिटिंग प्लेस पर जाते हैं ना, एज अ टूरिस्ट जाते हैं, तो मतलब देखते हो बाहर से कुछ टूरिस्ट आते हैं, जैसे फॉरेनर्स आते हैं। ताजमहल में आपने देखा होगा, जाकर के ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल में आसपास में बहुत सारे आपको ऐसे विजिटर्स मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाएंगे जो ताज देखने के लिए आते हैं, ठीक है। वो फोटो भी क्लिक करते हैं, साइड में उनके गाइड होता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ताज के बारे में लेते हैं। या कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, वहां पर भी आप देख रहे हो, जैसे जयपुर चले जाइए, हवा महल, वहां पर भी आपको गाइड के आसपास में, ठीक है, बहुत सारे फॉरेनर्स मिलेंगे। क्यों आते हैं ये? ताकि यहाँ की जानकारी, यहाँ की इंफॉर्मेशन, जो भी उन्होंने इंडिया का कल्चर देखा, वो जाकर के जब अपनी बुक में लिखेंगे, वहां के लोग इनको पढ़ेंगे, तो एक तरह से अपनी कंट्री की, यानी कि इंडिया की पॉपुलैरिटी वहां तक जाएगी, ठीक है, वहां तक पहुंचेगी, ठीक है, ओके हो गया। साथ में उनकी जो बुक होगी तो वो भी पब्लिश होगी, लोग उसको पढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी कंट्री में जो है वो मूव ऑन करते रहते हैं कि बोथ मैन और वुमेन ट्रैवल इन वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। अकाउंट द सर्वाइव ओपन वराइड इन द देयर सब्जेक्ट मैटर, सम डील विद द अफेयर ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब कुछ वहां के राजनीतिक पहलू को जानकारी, उसकी जानकारी के लिए कि हम पॉलिटिकल सिस्टम देखना चाहते हैं इंडिया का किस तरह का है, तो कुछ इस रीजन से आते हैं, राइट। कुछ रिलीजियस इश्यूज होते हैं, तो कुछ वहां पर उनके यहाँ कुछ हुआ होगा, रिलीजियस इश्यूज होंगे जिसकी वजह से वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्किटेक्चरल फीचर, कि भाई दूसरी कंट्री के आर्किटेक्चरल फीचर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस कंट्री को देखने के लिए हमारी मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए। एंड दो द ट्रेवलर बट वुमेन ट्रेवलर, बट देयर आर नो अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवलर लेफ्ट बाय द वुमेन। हमें ऐसी काफी सारी ट्रेवलर्स की ट्रेवलॉग्स मिली जो कि मैन ने लिखी हुई थी। हमें अभी तक, मतलब बदकिस्मती लगा लो, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमें विमेन की कोई भी ट्रैवलॉग नहीं मिली है। हालांकि वो भी आई थी, विजिट किया था उन्होंने, लेकिन उनकी कोई बुक अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू होगा किसका, ट्रैवलर्स के आने का। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अल बरूनी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, अल बिरूनी, ठीक है। तो अब हम अल बरूनी के बारे में बात करने वाले। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी का जन्म जो है वो 793 में ख्वारिज्म, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान में है, विच वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो ख्वारिज्म आज के टाइम में, मतलब उस टाइम में एक इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर हुआ करता था। दूर दूर से स्टूडेंट यहाँ पर
एजुकेशन लेने के लिए आते थे, शिक्षा लेने के लिए आते थे, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा लर्निंग पॉइंट था जहां पर बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी, है ना। जैसे आपका भी सपना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर हम उसके ड्रीम कॉलेज में, टॉप कॉलेज में जाकर हम पढ़ाई करें, ठीक है, ताकि हमें बहुत बहुत अच्छी सी जो है हम अपने एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं, ठीक है, नई नई चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। तो जहां पर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर बहुत दी बेस्ट एजुकेशन दी जाती है, तो लोग वहीं से, स्टूडेंट वहीं पर आएंगे उसको लर्निंग करने के लिए। ऐसे ही क्या था, उज्बेकिस्तान था। ही गॉट द बेस्ट एजुकेशन एंड वाज वेल वर्स्ड इन द मेनी लैंग्वेज। वो बहुत अच्छा एक एजुकेशन मतलब उसको बहुत अच्छी एक एजुकेशन मिली, बचपन से ही उसको वो एनवायरमेंट मिला। देखो देखो वहां पर जहां बहुत अच्छी लर्निंग की जाती है, बच्चे दूर दूर से वहां आते हैं और उनका जन्म ही वहां पर हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उस पर इनका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, किसी बच्चे पर। तो वो ही गॉट द बेस्ट एजुकेशन, बहुत अच्छी इनको शिक्षा मिली, एंड वाज वेल वर्स, और काफी सारी इनको लैंग्वेजेस आती थी, सीरियाई का आती थी, अरेबिक, पर्शियन, हर्ब्यू एंड संस्कृत। इतनी सारी लैंग्वेजेस का ज्ञाता था ये, इतनी सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी। ही डिड नॉट नो द ग्रीक, हालांकि वो ग्रीक नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, जो ग्रीक फिलोसफर्स होते थे, ठीक है, उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल अरस्तु हो गया, सॉरी प्लेटो हो गया, एंड द अदर ग्रीक फिलोसफर्स, अरस्तु हो गया, राइट। तो उनकी जो बुक होती थी ग्रीक भाषा में, उसको ट्रांसलेट जो किया गया था अरेबिक भाषा में, फिर उनको पढ़ा और इस बात का पता लगा कि उन्होंने एक्चुअल में उस बुक में क्या लिखा था, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी चीजों को जानने की, राइट। तो उसके बाद इन अरेबिक ट्रांसलेशन, बट अल बरूनी वाज वन ऑफ द मेनी स्कॉलर्स एंड पोएट हु, अब इसको देखिए ये इंडिया कैसे आता है, इंडिया आने की हिस्ट्री इसकी क्या है, स्टोरी क्या है, सुनना जरा ध्यान से। एक गजनी के सुल्तान थे जिनका नाम था सुल्तान महमूद। ये क्या करते हैं, सुल्तान महमूद 1017 सीई में, 1017 में ख्वारिज्म पर अटैक करता है, और ख्वारिज्म पर अटैक करके ख्वारिज्म को जीत लेता है। और उसके टाइम में जब वो जीत करके वापस आ रहा था, तो अपने साथ में कुछ स्कॉलर्स को बंदी बनाकर लेकर आया, उनमें से एक था अल बरूनी, ठीक है। और जब वो सुल्तान महमूद सिंध, पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान में है, वहां आता है और उसके बाद वहां पर रूल करने लगता है, तो इस तरह से अल बरूनी की जर्नी वहां से ख्वारिज्म से पंजाब में हो जाती है, पंजाब के सिंध प्रांत में, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया है फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब। आगे बात समझ में, फटाफट से एक बार मुझे थम्स अप शो करके बता दो। फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब में अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि अल बरूनी स्पेंट मेनी इयर्स विद द ब्राह्मण प्रीस्ट एंड द स्कॉलर्स, लर्न द संस्कृत स्टडीज, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल। ये जब इंडिया आता है, ठीक है, चीजों को जब यहाँ सिंध प्रांत में रहा, तो इसको ना बहुत अच्छा लगा वहां का एनवायरनमेंट, और चीजों को जानने की कोशिश करने लगा, और जानना है मुझे इंडिया का कल्चर, और जानना है। और इस कल्चर को जानने के लिए वो पंडितों से दोस्ती कर लेता है, इंडियन पंडितों से, ब्राह्मणों से दोस्ती कर लेता है, क्योंकि संस्कृत तो आती नहीं थी। उनको बताता था, यार मुझे बता दो ना थोड़ा सा संस्कृत में क्या लिखा है, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है। अब उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले ठीक है बता तो दिया, लेकिन इसको ना कहीं ऐसा लग रहा था कि काश मुझे ये लैंग्वेज आती, ताकि मैं चीजों को खुद पढ़ सकता, उसको खुद से रिलेट कर सकता। फिर इसने क्या किया, ब्राह्मणों पंडितों के साथ रह करके संस्कृत को सीखा, और फिर धीरे धीरे संस्कृत में भी ये माहिर हो गए, और इस तरह से संस्कृत बुक को भी पढ़ने लगे। ही translated many Sanskrit works including the Patanjali's work on grammar into Arabic। काफी सारी संस्कृत की बुक पढ़ी, जिनमें से एक, ठीक है, एग्जाम्पल बताया गया है पतंजलि का वर्क, जो कि संस्कृत ग्रामर के स्कॉलर माने जाते हैं, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर बनाई थी। कौन? पतंजलि। हालांकि ये योग गुरु भी थे, ठीक है, योगा इन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनकी ग्रामर को अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया। साथ में बदले में, अब देखो ब्राह्मणों ने इनका साथ दिया, ठीक है, ब्राह्मण इसके फ्रेंड बने, तो अब उस फ्रेंडशिप होने के मतलब फ्रेंडशिप करने के बाद में ब्राह्मणों ने कहा कि यार हमने इतनी हेल्प करी है, तो तुम भी ऐसा करो ना कि एक वहाँ के जो ग्रीक फिलोसफर, मतलब एक ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ल्यूसिड, ठीक है, तो इन्होंने उसकी ग्रीक भाषा में जो मैथमेटिशियन की बुक लिखी हुई थी, मैथ्स की बुक लिखी हुई थी, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके और इन पंडितों को, ब्राह्मणों को दिया, क्योंकि वो भी तो बच्चों को पढ़ाते थे ना। तो इस तरीके से इंडियन पंडितों ने तो उसको संस्कृत सिखाई, और इंडियन पंडितों के लिए उन्होंने मैथमेटिशियन की बुक को संस्कृत में ट्रांसलेट करके उनको गिफ्ट किया। ठीक है, चलिए, ये होती है दोस्ती, राइट। नेक्स्ट करते हैं अल बरूनी एंड द किताबुल हिंद। अल बरूनी ने जो भी चीजें इंडिया में ऑब्जर्व करी, तो उन्होंने वो सारी चीजें अपनी एक बुक में लिख दी। और उनकी बुक का नाम क्या था? कंफ्यूज मत होना बच्चे, बहुत कंफ्यूज होते हैं अल बरूनी और इब्न बतूता में। अल बरूनी की बुक का नाम क्या था? अल बरूनी की बुक का नाम था किताब उल हिंद।
किताबुल हिंद में टोटल 80 चैप्टर्स थे। इन 80 चैप्टर्स में जैसे हमारी बुक में 15 चैप्टर्स है ना, ऐसे ही हमारी मतलब इसमें किताबुल हिंद में अल बरूनी ने टोटल 80 चैप्टर्स में उसमें मेंशन किया था। इन 80 चैप्टर्स में क्या क्या चीजें बताई गई थी, किन किन मैटर्स पर बात की गई थी या लिखा हुआ था, तो वो थे रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट, मतलब कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा, ठीक है, कि जहां से रीडर को ये लगे कि यहाँ से इंडिया की ये चीज छूट गई है। तो हर चीज से वाकिफ कराने के लिए उसने अपनी बुक में 80 चैप्टर्स में ये सारी चीजें इंक्लूड करी, जिससे रीडर को एक इंडिया के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अल बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। सांस्कृतिक ट्रेडिशन मतलब इंडिया का जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन था, संस्कृत बोली जाती थी, ठीक है, और यही एक इंडिया का सांस्कृतिक ट्रेडिशन था। क्या क्या चीजें होती थी इसमें, जो कि अल बरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में लिखी। अल बरूनी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द लोकल प्रैक्टिस, दीज प्रॉब्लम आर। अब लोग, लोकल प्रैक्टिस का मतलब होता है लोग किस तरह की एक्टिविटी किया करते थे, है ना। अब रिलीजियस मैटर पर लगा लीजिए, ठीक है, संस्कृत तो पढ़नी लिखनी नहीं आती थी, जो डेली मर्रा के जो काम होती हैं या फिर कुछ बुक्स वगैरह होती हैं तो वो सारी संस्कृत भाषा में होती थी। तो ही डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम टू इन अंडरस्टैंडिंग लोकल प्रैक्टिस। उसको लोकल प्रैक्टिसेस में कि लोग किस तरह की एक्टिविटी करते समझ ही नहीं आई, तो उसको प्रॉब्लम होती है। किन किन चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको, कि फर्स्ट संस्कृत उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जितनी इजी उसको अरेबिक भाषा लगती थी, अरेबिक लैंग्वेज लगती थी, उतनी ही मुश्किल उसको संस्कृत लैंग्वेज लगती थी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये थी। सेकेंडली क्या बताया गया है, इट कुड नॉट इजीली ट्रांसलेट फ्रॉम द लैंग्वेज इनटू द अनदर। ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको आसानी से ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता था किसी दूसरी लैंग्वेज में, क्योंकि वर्ड्स, लेटर्स होते थे, इतने ज्यादा अक्षर होते थे, इतने ज्यादा टफ होते थे कि दूसरी भाषा में करना, कर तो देते थे, ट्रांसलेट कर देते थे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता था, टाइम टेकन होता था ये, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी कि डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इंडिया में लोग अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम्स में देखा गया था कि वो अल्लाह की पूजा करते हैं। यहाँ पर तो कोई लॉर्ड विष्णु को, कोई लॉर्ड शिवा को, कोई लॉर्ड रामा को, कोई कृष्णा को, कोई हनुमान जी को, कोई साईं बाबा को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के गॉड गॉडेस थे, ठीक है। तो समझने में मुश्किल होती है कि लोग एक्चुअल में किसकी वर्शिप करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम आती है कि द थर्ड प्रॉब्लम वाज द लोकल पॉपुलेशन वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन फीलिंग एंड देयर इग्नोरेंस और द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कल्चर, आइडियाज एंड द। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है इसकी, लोकल पॉपुलेशन वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन फीलिंग्स एंड देयर इग्नोरेंस। कुछ जो लोग थे उनको इग्नोर किया जाता था, वो समझ नहीं पाया था कि क्यों इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वो आउटसाइडर थे, वो इंडिया में मिक्स नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनका कल्चर अलग था। तो ये बोले रह तो इंडिया में रहे लेकिन इनका कल्चर अलग है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इनको प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कल्चर, आइडियाज एंड पीपल आउटसाइड देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि बाहर के थे तो इनका कल्चर वगैरह सब एक्टिविटी इंडिया से डिफरेंट होती थी, तो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इंडिया के होकर के ये किस तरह से अपने अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये इसकी थर्ड प्रॉब्लम थी, ठीक है। नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि अल बरूनीज अकाउंट, एज पर अल बरूनी अकाउंट द सिस्टम ऑफ द वर्ना। अल बरूनी ने अपनी बुक में मेंशन किया कि इंडियन सोसाइटी 4 वर्नास में डिवाइडेड है। अब ये चीज उसको अजीब सी नहीं लगी, क्यों, क्योंकि वो ये चीजें बाहर देखकर आ चुका था, ठीक है। अगर हम एंशिएंट पर्शिया की बात बोलें कि अल बरूनी अकाउंट इज सिस्टम द वर्ना ऑफ द हाईएस्ट कास्ट वाज ब्राह्मणास, ठीक है। अब अल बरूनी ने अपनी बुक में लिखा कि इंडियन सोसाइटी जो 4 भागों में डिवाइडेड थी, सबसे पहले उसमें ब्राह्मणों को रखा गया। इंडियन सोसाइटी में जो सबसे हाई स्टेटस है वो ब्राह्मणों का होता था, ठीक है। दूसरा क्या होता, क्षत्रिय होता था, ठीक है। अब यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में, मतलब एक ह्यूमन बॉडी है, तो उसको कंसिडर किया गया इन 4 वर्णास में, उनको डिवाइड किया गया। देखो कैसे किया गया, ये जो दिमाग का काम होता है ना, जो पढ़ाई लिखाई का काम होता है, ये कौन करेगा, ब्राह्मण करेगा, राइट। उसके बाद इसे बताया गया है, ठीक है, उसके बाद इसे बताया गया है कि जो भुजाओं का काम है, मतलब कि द शोल्डर एंड द हैंड ऑफ द ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणों के हैंड और शोल्डर यानी कि जो भुजाओं का काम है, ताकत का काम है, पावर का काम है, वो किसका है, क्षत्रियों का, ठीक है, वो किसका है, क्षत्रियों का। उसके बाद वैश्यास को काउंट किया गया है कि वो उनकी थाई है, यानी कि जो पेट का, जो पेट पालने का, बेचारे अर्न करने के लिए, कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहा है या कोई आर्टिशन है, टीचर है, वैद है, हकीम है, एक्सवाइजेड कोई भी है, ठीक है। तो वो स्टमक, ये इसको बताया गया कि थाई, ठीक है। तो ये क्या है, ब्राह्मणों की थाई है। उसके बाद शूद्र को बताया गया है, शूद्रों को
एक फीट में कंसिडर किया गया, मतलब जो पैर होते हैं, ठीक है, पैर होते हैं ना, सबसे नीचे उनको रखा गया, किनको, शूद्रास को। तो ध्यान रखना, ब्राह्मणों का काम होता था पढ़ाई लिखाई का, तो उनको सबसे पहले दिमाग वाला काम, ठीक है, बॉडी पार्ट में इसमें बताओ, मतलब ह्यूमन बॉडी में इसको कंसिडर किया गया है। भुजाओं का काम किसका था, क्षत्रियों का। थाई का काम या पेट वाला काम किसका था, वैश्यास का और शूद्रास का। तो अगर ये इस तरह से आपसे पूछे जाए कि बताओ फीट के लिए किसको कंसिडर किया गया था, तो बता देना शूद्रास का। शूद्रास के लिए बोला गया था कि अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज देनी है, तो सबसे नीचे कैटेगरी में इनको रखा गया था, शूद्रास को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अल बरूनी दीज क्लासेस थ्रू द डिफर फ्रॉम द अदर, ये एक दूसरे से अलग थी, तीनों चारों का काम अलग अलग था, लेकिन एक दूसरे से डिफर थी, लेकिन फिर भी आपस में लोग मिलजुल कर रहते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे। एक छत के नीचे कैसे, बोलो, जैसे एक राजा होता है ना, राजा के दरबार में ब्राह्मण भी होगा, ठीक है, राजा के दरबार में वैश्यास भी काम करेंगे, ठीक है, कोई मिनिस्टर होगा, कुछ कुछ होगा, ठीक है, राजा के दरबार में कोई नौकर चाकर भी होंगे जो शूद्रास होंगे, ठीक है। तो एक ही छत के नीचे होते हुए, हालांकि वो डिफरेंट डिफरेंट थे, लेकिन क्या करते थे, मिक्स होकर टुगेदर, यानी कि मिक्स होकर रहते थे, इकट्ठे रहते थे, ठीक है। चलिए, अल बरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो अल बरूनी ने कास्ट सिस्टम को कैसे डिफाइन किया है, और आगे सुनिए। कास्ट सिस्टम वाज नॉट अ यूनिक इन इंडिया। मैंने क्या कहा, अल बरूनी को कोई बहुत ही सरप्राइज वाली बात नहीं लगी, सरप्राइजिंग बात नहीं लगी, क्योंकि इस तरह का सिस्टम वो अदर कंट्रीज में देखकर आ चुका था। जैसे कि इसमें बताया गया कि एंशिएंट पर्शिया, ठीक है, प्राचीन जो पर्शिया था उसकी बात बताई गई है कि उसमें 4 कैटेगरीज होती थी, जैसे इंडिया में 4 कैटेगरीज बताई गई, ऐसे ही पर्शिया में थी, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या बताया गया था, फर्स्ट कैटेगरी में नाइट्स और प्रिंसेस थे, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में मोंक्स, फायर प्रिस्ट और द लॉयर्स थे, ठीक है। सेकंड किसकी बताए गए, एंशिएंट पर्शिया की बताई गई है। नेक्स्ट कहते हैं फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड द अदर साइंटिस्ट, ये थर्ड कैटेगरी में रखे गए। तो फोर्थ कैटेगरी पे पीजेंट्स और आर्टिशंस को रखा गया था, ठीक है। जैसे इंडिया में 4 उसमें डिवाइड थे ना वर्णाज में, ऐसे ही पर्शिया में डिवाइड किए गए, तो उसको ये बातें अलग से नहीं लगी, राइट। सो ही पॉइंटेड दैट द इस्लाम, उसने क्या पॉइंट किया कि इस्लाम धर्म में जैसे सभी लोगों को एक समान समझा जाता है, तो इंडिया में कुछ लोगों को ना डिस्कार्ड किया गया था, ठीक है। ऑल वुमेन वर कंसिडर इक्वल एंड दे वर डिफर ओनली देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पिटी। इस्लाम धर्म में सभी लोग इक्वल ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जैसे सभी लोग अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, सभी लोग उसी का ही पालन करते हैं, उसी के बेस पर ही अपनी कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, तो इंडिया में आकर उनको कुछ जो है अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। अल बरूनी व्यूज अबाउट द पॉल्यूशन, मैंने क्या कहा कि एक कास्ट होती थी ना जिसको अनटचेबल्स बोला जाता था, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अल बरूनी इस बात से, इंडिया में सारी बातें उसको बहुत अच्छी लगी, सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो क्या थी, वो ये थी कि शूद्रों को, अनटचेबल्स को बहुत दूर रखा जाता था, उनको साइड कर दिया जाता था, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि बोलता था कि क्या वो इंसान नहीं है, तो क्यों करते हैं। जो हाई कैटेगरी के लोग होते थे, हाई स्टेटस लोग जो होते थे, वो अपने से नीचे वाली कैटेगरी को एक्सप्लॉइट किया करते थे, ठीक है। सो एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट पीपल बाय द अपर कास्ट पीपल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इब्न बतूता। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ट्रैवलर की, ठीक है, ये सेकंड ट्रैवलर थे इब्न बतूता। तो इब्न बतूता वाकई में एक बहुत बहुत अच्छा स्कॉलर था, एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ही वॉज बोर्न इन तांजियर, ये तांजियर में बॉर्न होते हैं, जो कि मोरक्को की एक सिटी है, ठीक है, जो कि मोरक्को में है, ठीक है, सिटी इन मोरक्को, इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड द एजुकेटेड फैमिली। इनका जन्म जो है वो बहुत ही एक एजुकेटेड फैमिली में होता है, ठीक है। जन्म से ही इनको वो एनवायरमेंट मिला, तो उसका इफेक्ट भी इन पर पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत धीरे धीरे स्कॉलर बनने की इनकी जो जर्नी थी वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इब्न बतूता बुक ट्रेवलर्स, इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था, इब्न बतूता की बुक का नाम रहला था, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। अल बरूनी की बुक का नाम क्या था, अल बरूनी की बुक का नाम किताब उल हिंद था, ठीक है। अल बरूनी की बुक का नाम किताब उल हिंद था, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या था, ये तो था अल बरूनी, ठीक है, अल बिरूनी, राइट, ये अल बिरूनी था। और किताबुल हिंद यानी कि रहला जो थी वो इब्न बतूता की बुक थी। इब्न बतूता कंसिडर एक्सपीरियंस गेन थ्रू द ट्रैवलर्स। इब्न बतूता कहता था, हमेशा एक बात कहता था, ये इब्न बतूता है, कि हमें ना बुक से ज्यादा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए। हालांकि ये चाहता
इससे सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग की थी, जैसे मार्को पोलो ने की थी ना, ऐसे इसने सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग की थी, बहुत सारी कंट्री में विजिट किया था इसने, राइट। तो हमेशा एक बात पर फोकस किया करता था और लोगों को बताता भी था कि हमें बुकिश नॉलेज से ज्यादा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर वो चाहता तो बुक से भी पढ़ करके बहुत सारी कंट्री के बारे में जान सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो अलग अलग कंट्री में जाता है, खुद से एक्सपीरियंस करता है चीजों को, ताकि वो ज्यादा अच्छे से नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। सो बट अब ये जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्यों होते हैं ये? आपकी नॉलेज को बिल्ड करने के लिए। कभी समझा है? बस आपने प्रैक्टिकल दे दिया, मैडम प्रैक्टिकल है, कभी समझा कि प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है चीजों को आप प्रैक्टिकली एग्जामाइन करो, चीजों को आप प्रैक्टिकली समझो। जब आप खुद से उस पर काम करोगे ना, तो वो चीजें ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे उससे, राइट। Ibn Battuta consider experience the gain through the travelers to be more important source of knowledge than books. ठीक है, he traveled the different country, like कौन कौन सी कंट्री में गया ट्रैवलिंग के लिए? सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, एंड अ फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका। इतनी सारी कंट्री में इसने विजिट किया और काफी सारी नॉलेज, काफी एक्सपीरियंस गेन किया। किसने? इब्न बतूता ने, राइट। सो इब्न बतूता पहन के जूता पहने तो करता है ना, ये वही इब्न बतूता है, राइट। सो इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया। ये कैसे आता है ट्रेवल टू इंडिया, मतलब इंडिया में कैसे ट्रेवल करता है? तो यहां पर इनकी जर्नी देखते हैं। इब्न बतूता रीच सिंध। इब्न बतूता सिंध पहुंचता है, जैसे कि अलबरूनी पहुंचा था सुल्तान महमूद के साथ में। तो ये अपने आप ही पहुंचता है, ये बंदे नहीं बनाकर लाया गया था, ठीक है। तो ये 1333 में कहाँ पहुंचता है? सिंध पहुंचता है, पंजाब में, बाय ट्रेवलिंग ओवरलैंड थ्रू द सेंट्रल एशिया। तो ये क्या करता है? ओवरलैंड, ठीक है। तो ये ओवरलैंड यानी कि सेंट्रल एशिया से ये क्या करता है? ये सिंध पहुंचता है, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हो ना, राइट। तो ही वॉज अट्रैक्टेड द रेपुटेशन ऑफ द, उस टाइम दिल्ली पर कौन रूल कर रहा था? उस टाइम दिल्ली पर रूल कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसने काफी नाम सुना हुआ था और उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का नाम सुना हुआ था। जब ये इंडिया आया सिंध में, तो मैसेंजर्स ने मोहम्मद बिन तुगलक को मैसेज किया, मतलब इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरीके से एक बहुत बड़ा ट्रैवलर आया है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, ज्ञानी है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता है वो, ठीक है, और बहुत अच्छा है। तो बड़ा नाम सुना था उसका। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी इब्न बतूता से मिलना चाहता था और उधर इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक से मिलना चाहते थे। और देखो कोइंसिडेंस देखो कि अचानक से क्या होता है कि सुल्तान ऑफ दिल्ली फॉर हिज द जनरस पैटर्न आर्ट्स एंड द लेटर्स, ठीक है, हैंस ही मूव्ड फॉर द दिल्ली। तो इब्न बतूता ने सुना हुआ कि वो ना आर्ट्स को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज करता है, मतलब कला को बहुत ज्यादा वो प्रमोट करता है, आगे करता है, ठीक है, कलाकार की कला को आगे बढ़ाने का काम करता है मोहम्मद बिन तुगलक। और ये भी अपना लक आजमाना चाहता था। मैंने कहा ना कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज की तलाश में भी आते थे, कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी आते थे, तो इनका दोनों पर्पस था इब्न बतूता का। तो द सुल्तान में क्या बताया गया है कि द सुल्तान वाज, तो ये क्या करता है? ही मूव्ड, कौन? इब्न बतूता मूव्ड फॉर दिल्ली पासिंग थ्रू द मुल्तान एंड उच्च। तो ये दिल्ली पहुंचता है मुल्तान और उच्च को क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो ये रहा आपका उच्च, ठीक है, ये उच्च रहा, ये मुल्तान रहा, और इस तरह से क्रॉस करते हुए कहां पहुंच जाता है? दिल्ली पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है? जैसे ही वो उससे मिलता है इब्न बतूता से, सॉरी इस किससे, मोहम्मद बिन तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है, इसके टेस्ट वेस्ट होता है, जो भी इसको टास्क दिया गया था उसने कंप्लीट किया, और फिर इसको एक काजी की उपाधि दी जाती है। काजी किसको बोलते हैं? काजी बोलते हैं दिल्ली को, सॉरी जज को, ठीक है। तो दिल्ली का काजी बना दिया जाता है, यानी कि जज बना दिया जाता है दिल्ली का। तो जो भी जज के काम होते हैं वो सारे अब इब्न बतूता करने लगा। बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई, ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई इनकी तो, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि इब्न बतूता ट्रेवल टू चाइना। अब इब्न बतूता इंडिया से चाइना जाने की इनकी जर्नी कैसे थी, क्यों गया ये, ठीक है, किस वजह से गया, रीजन क्या था, यहां देखना। इब्न बतूता वाज ऑर्डर, इब्न बतूता को ऑर्डर किया जाता है 1342 में, ठीक है, बाय द सुल्तान ट्रेवल टू चाइना एज द सुल्तान रिप्रेजेंटेटिव टू द मंगोल रूलर। इसको क्या बोला जाता है कि तुम्हें मेरा मैसेज मंगोल रूलर तक पहुंचाना है, कन्वे करना है, इसके लिए तुम्हें चाइना जाना पड़ेगा। ओके जी, रेडी है। देखो काजी की उपाधि दी गई थी, ठीक है, ऐसे तो मना नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट होती है एक जज की, है ना। तो इसने कहा कि ओके ठीक है। तो ये इब्न बतूता अपने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर चाइना विजिट करता है मंगोल रूलर से मिलने के लिए, उनका मैसेज कन्वे करना था उनको, ठीक है, एज अ मैसेंजर जाता है।
right? So Ibn Battuta with the new assignment proceed to the Malabar coast through the Central Asia. ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोसीड करता है, ठीक है, चलता है द मालाबार कोस्ट थ्रू द सेंट्रल एशिया। तो मालाबार कोस्ट से फिर ये सेंट्रल एशिया की तरफ चलता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द मालाबार ही वेंट टू द मालदीव। फिर ये कहाँ पहुंचता है, मालाबार से मालदीव पहुंचता है। उसके बाद ही टुक अ शिप टू सुमात्रा। फिर उसके बाद एक शिप पकड़ता है, कहाँ से, वेंट टू मालदीव, तो मालदीव पहुंच गया ये, ठीक है। उसके बाद वहां से एक ही टुक अ शिप टू सुमात्रा, तो वो सुमात्रा के लिए मतलब एक जहाज में एक शिप में बोर्ड होता है, ठीक है। कहाँ के लिए, सुमात्रा से। अब ये सुमात्रा कहाँ पर है, यहाँ पर हम देख लेते, ये रहा, ठीक है, ये रहा सुमात्रा, राइट। तो यहां से ये शिप पकड़ता है किसके लिए, चाइना के लिए, राइट। और ये क्या करता है, चाइना, फिर यहां से जाता है, फिर यहां से जाकर के इस तरीके से इसकी ट्रैवलिंग देखिए, कहाँ कहाँ से इससे ट्रैवलिंग करी, यहाँ पर देखिए, सुमात्रा से जाता है, ये मालाबार कोस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, फिर ये यहाँ, फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ आता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और इस तरह से वो क्या करता है, बीजिंग चाइना पहुंच जाता है। तो ये इसकी ट्रैवलिंग का पूरा एक लेआउट दिखाया गया है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, राइट। सो ही टुक अ शिप सुमात्रा एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप ऑफ द चाइनीज। फिर ये सुमात्रा पहुंचता है, सुमात्रा पहुंच गया बोर्ड से, ठीक है। जैसे बसेस होती है ना, बस में जब हमारा जो डेस्टिनेशन होता है कि बस रुक रुक कर चलती है एक स्टेशन पर, तो जहां जिसका स्टेशन होता है वो वहां रुक जाता है। तो इससे पहले सुमात्रा के लिए एक शिप पकड़ी, सुमात्रा के लिए शिप पकड़ी, ठीक है। फिर ये कहाँ चला जाता है, सुमात्रा से फिर ये चाइनीज पोर्ट पर पहुंच जाता है। एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप फॉर द, फिर दूसरी सुमात्रा से दूसरी शिप पकड़ता है, कहाँ के लिए, चाइना के लिए, ठीक है। चाइनीज पोर्ट पर उतर जाता है, और चाइनीज पोर्ट का नाम था जायतुन, राइट, प्रेजेंटली नोन एज द ख्वांजो। आज के टाइम में इसको चाइनीज पोर्ट को इसको ख्वांजो के नाम से बोलते हैं, पहले इसको जायतुन बोला जाता था। इस तरीके से ये पहुंच जाता है चाइना, ठीक है। चाइना पहुंच जाता है। इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटी, ठीक है। इब्न बतूता ने इंडियन सिटी के बारे में क्या कहा, इब्न बतूता ने इंडियन सिटी के बारे में कहा कि दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, इंडिया में एक बहुत बड़ी सिटी, सबसे बड़ी सिटी है जिसका नाम दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ी, बहुत डेंस पॉपुलेशन इसमें रहती है, साथ साथ में ये क्या है, एरिया वाइज भी बहुत बड़ी है। विद अ ग्रेट पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया, दौलताबाद, फिर इसने दिल्ली को दौलताबाद से कंपेयर किया। दौलताबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में, वाज आल्सो इक्वल इन साइज विद द दिल्ली। तो इसने क्या किया, दौलताबाद को दिल्ली से कंपेयर किया। दिल्ली ही जितनी, दौलताबाद भी बहुत बड़ी सिटी है और उतनी ही डेंस पॉपुलेशन वहां पर रहती है। उसके बाद इब्न बतूता ट्रेवल टू चाइना में क्या हम करेंगे कि इब्न बतूता वो ऐसा दूसरा, मतलब कि इब्न बतूता अकाउंट वाज कंपेयर्ड विद द दैट ऑफ द मार्को पोलो। ये एक ऐसा यात्री था जिसने मार्को पोलो के बाद, एक तो मार्को पोलो था जिसने इंडिया और चाइना दोनों को विजिट किया, और दूसरे नंबर का ये था जिसने इंडिया और चाइना को विजिट किया। तो मार्को पोलो की बुक को इब्न बतूता की बुक से मैच किया गया, ठीक है। जो भी ट्रैवलॉग्स होती है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि इंडिया के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो कुछ तो ट्रैवलॉग से भी जानकारी लेंगे ना, तो उनकी बुक को लिया गया। फिर उनके जो व्यूज थे अपनी बुक में वो मैच किए गए, और मार्को पोलो ने इंडिया के बारे में जो कहा था, चाइना के बारे में जो कहा था, कॉमन फीचर्स निकाले उनके, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स निकाले। इस तरीके से वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे हिस्टोरियन। तो मार्को पोलो हु विजिटेड चाइना एंड इंडिया फ्रॉम हिज द होम कंट्री, तो कहाँ का था ये मार्को पोलो बच्चे, कहाँ का था, वो वेनिस का था। और वेनिस कहाँ की है, इटली। वेनिस किसकी सिटी है, इटली की, ठीक है। तो ये वेनिस जो है इटली में है, इन द लेट 13th सेंचुरी। और कब इसने विजिट किया था, विजिट किया था इसने 13th सेंचुरी में, ठीक है, 13th सेंचुरी में, क्लियर। इब्न बतूता एक्साइटेड ऑफ द अनफेमिलियर, ठीक है। एक तो देखो हमारे जो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ना एक पान का पत्ता, एक पान के बारे में और कोकोनट के बारे में बताया गया है ना। तो इंडिया में कुछ ऐसी भी चीजें देखी गई जो कि बाहर की कंट्री में नहीं देखी गई, जो भी यहाँ पर ट्रैवलर आए, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि पान, ठीक है, इंडिया में एक ऐसा, यार एक ऐसी लीफ है ना जिस पर कोई फ्रूट नहीं, कोई फ्लावर नहीं, कुछ भी नहीं, और लोग उस पत्ते को खाते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगी उनको। फिर कहा कि इंडिया में एक ऐसा फ्रूट है जो खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन बाहर से वो बहुत हार्ड है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा उनको अजीब लगती हैं, बहुत ज्यादा इनको मतलब एक हैरान कर देने वाली होती है कि ऐसी जो चीजें हैं वो बाकी की कंट्री में या हमारी कंट्री में नहीं देखी गई हैं। इसके अलावा इब्न बतूता जब दिल्ली पहुंचता है 14th सेंचुरी में, ध्यान रखना कब, 1333 में, तो सेंचुरी कौन सी हो गई, ये सेंचुरी कौन सी होगी, 14th सेंचुरी, राइट।
So in the subcontinent was the part of the global network of the communication for that is China in the east to the northern west Africa Europe to the west. ठीक है, इतने सारी चीजों पर वो इतने सारे कंट्रीज में वो घूम कर आया था हर डायरेक्शन में तकरीबन, राइट। तो उसमें क्या क्या चीजें देखी वो सारी चीजों को बताता है। ही विजिटेड द स्केयर्ड शाइन स्पेंडेड टाइम विद द लर्न मैन एंड रूलर। तो उसने काफी जब जगह को विजिट किया, ही विजिटेड स्केयर शाइन, तो उसने होली प्लेसेस को भी विजिट किया, ठीक है। स्पेंडेड विद द लर्न मैन एंड रूलर्स, तो उसने लोगों के साथ भी रहा, रूलर्स के साथ भी रहा, चीजों को एक्सपीरियंस किया ना कि बात तो अगर मान लो किसी ऑर्डिनरी पर्सन के साथ में बात कर रहा है तो वो अपने तरीके से करेगा। रूलर के कोर्ट में वो जॉब करता था तो उसने कोर्ट से भी काफी मतलब रूलर से भी काफी कुछ सीखा, ठीक है, और नॉर्मल लोगों से भी सीखा। और ही enjoyed the cosmopolitan culture and the people। cosmopolitan culture होता है डिफरेंट टाइप के कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोगों से भी कि भाई ये इस तरह का कल्चर फॉलो कर रहा है, ये इस तरह का कर रहा है, तो काफी सारी चीजें कल्चर के बारे में इनको जानने को मिलती हैं। तो people spoke Arabic, Persian, Turkish and other language, they shared the idea, information and the एनेक्डोटस। तो वो क्या करते हैं, जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है कि मान लो अगर इंडिया में पर्शियन लोग रहते हैं, अगर इंडिया में अरेबिक भाषा को स्पीक करने वाले लोग रहते हैं, तो वो अपनी भाषा को जैसे कॉमन जो लैंग्वेज होती है तो वो अपने व्यूज एक दूसरे के सामने रखते हैं और इस तरह से वो कनेक्ट करते हैं। तो इसको बहुत अच्छा लगता है इंडिया का कल्चर, जो कि डिफरेंट होते हुए भी और एक यूनिटी उसमें देखी गई। इब्न बतूता व्यूज अबाउट द दिल्ली। इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में क्या कहा, ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता द सिटी ऑफ दिल्ली कवर्स अ वाइड एरिया, ठीक है, हैड अ लार्ज पॉपुलेशन। इब्न बतूता ने, जैसे हमने पहले ही बताया था ना कि इंडिया में सबसे बड़ी सिटी दिल्ली को बताया गया है, डेंस पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, ठीक है। देयर वाज अ हाउस इनसाइड फॉर द सैनिटरी एंड द गेट कीपर्स। तो इसने बताया कि दिल्ली में ना बहुत बड़े बड़े से गेट होते हैं, है ना, हर मोहल्ले में ना एक एक गेट, बड़ा सा गेट बना होता है कि यहाँ से आपका ये मोहल्ला, ये गली, स्ट्रीट, ये वाली स्टार्ट होती है, तो उस पर ऊपर नाम लिख देते हैं। तो इसने कुछ ऐसे वहां पर डोर्स देखे, ठीक है, कुछ ऐसे गेट देखे जो बहुत बड़े बड़े थे। देयर वाज आल्सो द स्टोर हाउसेस, उसने वहां पर जाकर स्टोर हाउसेस भी देखे जहां पर ग्रेन्स को कलेक्ट किया जाता था, ना सिर्फ ग्रेन्स को बल्कि इडेबल्स होती थी, मैगजीन्स होती थी, एल्यूमिनियम एम्यूनिशंस होते थे और बैलिस्ट्रिक्स होते थे एंड सीज मशीन्स होती थी, राइट। तो वहां का मतलब एक स्टोर हाउस जिसमें कहते हैं कि अलग अलग चीजों को स्टोर करके रखा हुआ था, इस तरह के वो भी देखे थे, स्टोर हाउसेस भी देखे थे। तो जो सबसे बड़ा गेट होता था, ठीक है, देखो अब इस तरह के दरवाजे देखे उसने, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा दरवाजा था तो उसको क्या कहा जाता था, बुडौन दरवाजा, ठीक है, बुडौन दरवाजा कहा जाता था, वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग देम। तो ये जो छोटे छोटे दरवाजे देखे थे, ठीक है, तो सबसे बड़ा दरवाजा उसको बुडौन दरवाजा लगा। और ये जो हर छोटे छोटे गेट देख रहे थे ना, इसमें ना एक गेट कीपर होता था, ठीक है, जो वॉच आउट करता रहता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन गली में आया, कौन गया, क्या लेकर गया। जैसे आजकल तो सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, तो पहले इस तरह से वॉचमैन होते थे, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व किया करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इब्न बतूता व्यूज अबाउट द दौलताबाद। दिल्ली के बारे में देख लिया, अब दौलताबाद के बारे में। अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता, ये दौलताबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता देयर वाज अ मार्केट प्लेस। इब्न बतूता ने कहा कि दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जिसको बोला जाता है मार्केट प्लेस फॉर द मेल और फीमेल सिंगर इन दौलताबाद विच नोन एज द ताराबाद, ठीक है, जहां पर मेल और फीमेल सिंगर होते हैं, ठीक है, जहां पर मेल और फीमेल सिंगर एक मार्केट प्लेस पर, मार्केट ये लगा लो, ताराबाद वो मार्केट प्लेस था, ठीक है, जहां पर मेल फीमेल सिंगर गाना गाया करते थे, ठीक है। अब जिस जगह पर, ये तो लगा लीजिए ये मार्केट है, ये क्या है, ये मार्केट है, ठीक है। अब मार्केट में भी पूरी इतनी बड़ी मार्केट है, तो उस बड़ी सी मार्केट में भी तो एक छोटी सी जगह होगी ना, उस छोटी सी जगह को क्या कहा जाता था, कपोला कहा जाता था, ठीक है, या कुपोला कहा जाता था। तो उस कुपोला को क्या बोलते हैं, जहां पर मेल और फीमेल सिंगर यहाँ बैठते थे, बैठकर अपना चेयर वेयर पर जो भी वो बैठते थे, तो बैठकर गाना गाया करते थे। इस कपोला को बहुत सुंदर सुंदर चीजों से डेकोरेट किया गया था, ताकि लोग दूर दूर से इनको सुनने के लिए आए, इनको पैसे दें, इसी से इनकी अर्निंग होती थी, इनकम होती थी, राइट। सो कपोला विच वॉज द कारपेटेड एंड द डेकोरेटेड, हेयर द चीफ, इनका
ये जो कपोला होता है ना, जो जहाँ पर मेल और फीमेल सिंगर्स बैठकर गाना गाया करती हैं, साथ में उनके ऑर्केस्ट्रा भी होते हैं, मतलब म्यूजिशियन भी होते हैं। तो इन म्यूजिशियंस की ना एक बार वो लेनी होती थी, मतलब मीटिंग लेनी होती थी कि आज तुम्हें कौन सा गाना गाना है, कौन सी धुन बजानी है, तो उनसे क्या करना है। तो इस तरीके से वो करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, तो इस तरह से उनको गाइड किया करते थे। सो हेयर द चीफ द म्यूजिशियन टुक द प्लेस एवरी थर्सडे, तो हर थर्सडे को, क्या बताया मैंने, हर थर्सडे को आफ्टर द डान, डान किसको बोलते हैं, मॉर्निंग वाले इसको, और डस्क किसको बोलते हैं, डस्क बोलते हैं इवनिंग को, जहां पर सनसेट होता है, ठीक है। सो डान किसको बोलते हैं, मॉर्निंग को। प्रेयर विद हिज सर्वेंट एंड स्लेव, तो जब वो अपने प्रेयर करके सुबह के टाइम में वो अपनी जब अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद में हर थर्सडे को वो अपने म्यूजिशियंस के साथ मिलता था, सिंगर्स के साथ मिलता था, उनसे मीटिंग करता था, और फिर इस तरह से अपना पूरा हफ्ते का प्लान, पूरे सप्ताह का, वीक का प्लान जो है उनको बता दिया करता था, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब बताते हैं अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, तो इब्न बतूता व्यूज अबाउट द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब इब्न बतूता ने इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में बताया, ठीक है। क्या बताया? अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता द बाजार पर, सही बात है बिल्कुल, कि बाजार जो होते हैं वो लेन देन में, मतलब लेन देन की जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, सेल परचेजिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं, या लोगों के सोशल होने की जो एक्टिविटीज होती है, वहीं पर होती है, मार्केट में ही होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता द बाजार्स वर इंपॉर्टेंट प्लेस द इकोनॉमिक ट्रांजिशन एज वेल एज हब द सोशल एंड द कल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। अब इस सोशल और कल्चर एक्टिविटीज का हब कैसे बना है? अब सोशल होंगे, अगर मान लीजिए मार्केटिंग करने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, आप दो लोगों से मिलोगे, ठीक है। अब दो लोगों से मिलोगे, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, तो दूसरे बंदे भी वो भी चीज खरीद रहे होंगे, दोनों आपस में कुछ ना कुछ बातें करते हो कि भाई तुमने इतना रेट लगाया, ये वो करके। तो कभी 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 ऐसा होता है कि हम अजनबी होते हुए भी हम उनको नहीं जानते, लेकिन उनसे बात करने लग जाते हैं पर्टिकुलर किसी भी मैटर पर, है ना। तो ये क्या होगी, सोशल नेटवर्किंग बढ़ी, अपने व्यूज उनको बताए, उनके व्यूज हमने सुने, तो सोशल नेटवर्किंग बढ़ गई। साथ साथ में कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में वही चीजें सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज भी देखी गई हैं। उसके बाद इब्न बतूता फाउंड इंडिया एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव। इब्न बतूता ने कहा कि इंडिया की जो सॉइल है ना, एरिया जो है वो बहुत प्रोडक्टिव है। कुछ एरिया को तो है बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता है, ठीक है, बहुत अच्छा आता है। बिकॉज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दिस फर्टिलिटी अलाउ द फार्मर्स टू कल्टिवेट द टू क्रॉप्स, और यही अच्छी फर्टिलिटी होने की वजह से जो फार्मर है वो साल में, मतलब एक साल में 2 तरह की क्रॉपिंग करता है। फर्टिलिटी अच्छी है, जितने न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए वो उनको अच्छी तरह से मिल रही है, तो वो एक की बजाय एक ही साल में, सेम ईयर में 2, ठीक है, 2 क्रॉपिंग कर रहा है। इसको यहां से याद रखना, ठीक है। तो सेम ईयर में 2 क्रॉपिंग की जाती थी। सो द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर्क द ग्रेट डिमांड बोथ वेस्ट एशिया, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल लगा लीजिए, कपड़ा लगा लीजिए, तो इंडिया के कपड़े की डिमांड जो थी वो बाहर के देशों में थी, ठीक है। तो वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और इन्हीं की डिमांड की वजह से ही वो वहां पर इंडिया में मैन्युफैक्चर किया करते थे, और जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन को निकालने के लिए लेबर्स को हायर करते थे। इस तरीके से बहुत अच्छा सिस्टम इंडिया का बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंडियन पोस्टल सिस्टम। इब्न बतूता को इंडिया में एक ऐसी चीज दिखाई देती है, एक ऐसी चीज को एक्सपीरियंस किया जो बाकी किसी कंट्री में नहीं देखा, और वो था इंडिया का पोस्टल सिस्टम, ठीक है। वो क्या था? इंडिया का पोस्टल सिस्टम था। तो इब्न बतूता ने कहा कि इंडिया में एक ऐसी चीज है यार, एक ऐसा सिस्टम है जो अगर किसी चीज को, कोई भी चीज XYZ पहुंचानी है, तो वो इतनी जल्दी पहुंच जाती है वहां तक। फॉर एग्जांपल इसने कहा कि कोई चीज अगर हमें दिल्ली से, मतलब सिंध से दिल्ली पहुंचानी है, तो पहले तो क्या करते थे लोग, घोड़े पर जा रहे हैं या फिर किसी उसमें चीज पर जा रहे हैं, मतलब किसी किसी चीजों पर जा रहे हैं, राइट, मतलब कि पैदल जा रहे हैं या किसी चीज पर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताया उसने कि द पोस्टल सिस्टम नॉट ओनली अलाउ द मर्चेंट्स टू सेंड, तो कोई भी सिस्टम को, कोई भी किसी भी चीज को पहुंचाने के लिए सिंध से दिल्ली में 50 डेज का उनको टाइम लगता है, लेकिन इंडिया में ये पोस्टल सिस्टम ऐसा है जिसमें 50 डेज का काम 5 डेज में हो जाता है, जिसमें 50 डेज का काम 5 डेज में हो जाता है। सो इंडियन पोस्टल सिस्टम वाज द 2 टाइप्स। उसने कहा कि इंडिया का जो ये पोस्टल सिस्टम है ये 2 तरह का होता है। कौन कौन से 2 तरह का होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक होता है हॉर्स पोस्ट, ठीक है, was called उलुग, which was run by the royal horses station at the distance of the every 4।
बच्चे ध्यान से देखना, एक है, दो पोस्टल सिस्टम है जो कि इब्न बतूता ने इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में बताई। एक है आपका हॉर्स पोस्ट। तो सबसे पहले हम हॉर्स पोस्ट को समझते हैं, ठीक है, जिसको उलुक कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उलुक किसको कहते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो एक ऑप्शन आपको टिक करना है। कौन सा ऑप्शन? हॉर्स पोस्ट को उलुक कहते हैं। अब इसको जरा ध्यान से सुनना। विच वॉज रन बाय द रॉयल हॉर्सेस, तो कि रॉयल हॉर्सेस से रन किया जाता था, स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स। तो यहां से लेकर के इसने 4 माइल क्रॉस कर लिए। एक हॉर्स राइडर था, ठीक है, वो यहां से चला स्टार्टिंग से और उसने 4 माइल्स कवर कर लिए। फिर यहां पर दूसरा स्टेशन आएगा, ठीक है, फिर उसने 4 माइल्स को कवर किया तो यहां पर तीसरा स्टेशन आएगा। यानी कि हर 4 मील्स को क्रॉस करने के बाद फिर कोई नेक्स्ट स्टेशन आता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये हॉर्स राइडर ने जो भी इसके पास में जो भी सामान था, इस ये 4 मील क्रॉस करके जब यहां स्टेशन पर पहुंचा तो उसने वो अपना सामान इसको दे दिया। हो गया इसका काम खत्म, ठीक है। ये वापस अपना बैक टू पवेलियन हो गया, मतलब वापस अपने घर चला गया। अब ये जो जहां पर ये स्टेशन मास्टर होगा या जो भी हॉर्स राइडर होगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, इस तक पहुंचा देगा। यानी कि इसने भी कितना 4 माइल्स को कवर किया। फिर जो अगले स्टेशन पर इसको जो आदमी मिला, जो हॉर्स राइडर मिला, अपना सामान इसको दे दिया, इसका काम भी खत्म हो गया। तो ये देखना चाहता है कि पहले जो काम यहां से लेकर के एक ही पर्सन चलता था और वो यहां तक पहुंचता था, यानी कि सिंध तक। अब ये क्या है, ये आपका सिंध है और इधर जो है वो दिल्ली है। तो पहले एक ही पर्सन पहुंचता था यहां से यहां तक, तो उसको टाइम ज्यादा लगता था, मेहनत भी ज्यादा लगती थी और वो थकान भी ज्यादा होती थी। लेकिन अब क्या कर रहा है, वही काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही तो पोस्टल सिस्टम होता है ना। फिर दूसरा क्या कहा गया, द अनदर वाज फुट पोस्ट। दूसरा क्या था, दूसरा फुट पोस्ट था, यानी कि पैदल चलने वाले थे, ठीक है। अब कैसे, इसको क्या कहा जाता है, दवा कहा जाता है, इसको उल्लू कहा जाता है। विच हैड द 3 स्टेशन पर माइल। अब इसमें डिफरेंस देखना क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, विच हैड द 3 स्टेशन पर माइल, यानी कि पैदल वाला यात्री यहां से चला, उसने क्या किया, 3 स्टेशन पर मील, वो यहां से यहां तक गया, यानी कि 1 मील गया वो, ठीक है। क्या गया, 1 माइल उसने क्रॉस किया। इस 1 माइल में उसको 3 स्टेशन मिले। एक तो यहां से यहां गया, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्लियर हो गया। तो हर मतलब 1 मील पर तो उसको 3 स्टेशन मिले, जबकि यहां पर तो 4 मील क्रॉस कर रहा है। 4 मील, भाई इनके पास घोड़े थे ना, तो वो तो 4 मील क्रॉस कर लेगा। लेकिन पैदल चलने वाला क्या करेगा, उसके लिए जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर हर 1 मील को क्रॉस करने पर बीच में उसको 3 स्टेशन दिखाई देते थे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां से इस अपना सामान यहां तक पहुंचाएगा, फिर ये क्या करेगा, पैदल वाला यात्री यहां तक पहुंचाएगा, फिर ये यहां तक पहुंचाएगा, फिर आगे 1 मील में फिर से उसको 3 स्टेशन मिल जाएंगे, इस तरीके से वो यहां तक पहुंचाएगा। कहने का मतलब ये कि किस तरीके से उसने क्या किया कि थकान भी नहीं हुई और अपना काम भी बन गया। जैसे कि आपके स्कूल में रिले रेस होती होगी, है ना। रिले रेस में क्या किया गया, आपने एक चीज को कोई भी आपके पास में कोई स्टिक वगैरह है तो आपने थोड़ी सी दूर भागे और उसको दूसरे को स्टिक दे दी, फिर उसने तीसरे को दे दी, तीसरे ने चौथे को दे दी। तो आप ये इस तरीके से सर्कल में भागते हो ना, कि आपने क्या किया, यहाँ तक इसको पहुंचा दिया, फिर इसने वो स्टिक ली, यहाँ पहुंचा दी, यहाँ से इसने ली, तो वो काम जल्दी जल्दी से क्विकली हो रहा है और आप इस तरीके से जीत जाते हो। इस तरीके से क्या था, ये पूरा का पूरा पोस्टल सिस्टम था। तो ये जो पैदल यात्री होते थे ना, ये खास करके फ्रूट की डिलीवरी किया करते थे। फ्रूट भी कौन सा होता था, खुरासान फ्रूट होता था, विच वर मच डिजायर इन इंडिया। इंडिया के लोग इसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये खुरासान नाम का फ्रूट इंडिया में नहीं होता था, ठीक है, या बहुत ही कम रेयर होता था, इसलिए इसको इंपोर्ट करवाया जाता था और इंपोर्ट ये पैदल यात्री ही करते थे, है ना। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, फ्रैंकिस बर्नियर। अब हम क्या करते हैं, बर्नियर की बात करते हैं। कंपेयरिंग, बर्नियर ने ईस्ट को वेस्ट के साथ में कंपेयर किया है। ये एक ऐसा यात्री था, ट्रेवलर था, जिसने की इंडिया को कदम कदम पर क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि इसने जो भी चीज ऑब्जर्व करी तो ये कहता है कि मैंने एक ट्रू पिक्चर जो है वो रीडर्स को बताने की कोशिश की है। बर्नियर ट्रेवल टू सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया हु रोट अकाउंट्स अबाउट ही सॉ एंड कंपेयर दैम। तो इसने ईस्ट को, अब आप देखते हो कि इंडिया, ये जो इंडिया मतलब ये हमारा जो वो है ग्लोब है, ठीक है। इंडिया कहाँ पर है, हमारा इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। हमारा इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इंडिया ईस्टर्न साइड में है ना, साउथ ईस्टर्न साइड में, तो ईस्ट ये हो गया हमारा इंडिया, और बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज है वो क्या बोल गई, वेस्ट हो गया उसको, ठीक है, वो वेस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस वेस्टर्न साइड में पड़ता है, ठीक है। इसने बताया कि ईस्ट को यानी कि इंडिया को
वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, यानी कि फ्रांस के साथ में, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में इसको कंपेयर किया गया, ठीक है। तो Bernier traveled several part of India. He wrote the account, ठीक है, what he saw and compared them with the situation in Europe, in the general France in the particular, right? तो खास करके उसने पर्टिकुलर फ्रांस की सिचुएशन के बारे में इंडिया के सिचुएशन को कंपेयर किया। ही डेडिकेटेड हिज, जब वो इंडिया आया फिर उसने इंडिया के चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो स्पेशली एक स्पेशल बुक लिखी अपने हाथों से और वो उसको प्रेजेंट किया लुई 14 को, राइट। लुई 14 उस टाइम में फ्रांस का रूलर हुआ करता था, ठीक है, फ्रांस रूलर, ठीक है, ये फ्रांस का रूलर था। एंड मेनी ऑफ हिज द अदर वर्क्स रिटन, और बाकी जब इसने अपनी एक स्पेशल बुक लिख करके लुई 14 को दिया, ठीक है, लुई 14 ने पढ़ा इसको और बाकी मिनिस्टर्स को, जो भी उसके कर्टियर्स थे, उनको लेटर्स के थ्रू बताया कि इंडिया में इसने ये चीजें देखी थी। उसके बाद ही डिस्क्राइब द सिचुएशन इंडिया नॉट हार्मफुल, उसने कहा कि दूसरों को कि इंडिया में जाना बेकार है, इंडिया में जो तुम होप लगाए बैठे हो ना कि तुम्हें जाकर वहां पर काम मिल सकता है, कोई काम वाम नहीं मिलेगा, तुम वापस आओगे निराश होकर आओगे, तो कोई जाने का फायदा नहीं। इस तरीके से उसने क्या किया, यूरोप के साथ में इंडिया को मैच किया कि यूरोप में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लेकिन इंडिया में नहीं मिलेगी। बर्नियर पेशे से क्या था, बाय प्रोफेशनल क्या था, वो एक डॉक्टर था, फिजिशियन था, ठीक है। तो वो फिजिशियन होने के साथ साथ में एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी था, एक हिस्टोरियन, मतलब फ्रांस का ये हिस्टोरियन भी था, ठीक है। सो ही केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ दैट, तो वो मुगल एम्पायर में क्यों आया था, अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। एक तरफ तो कह रहा है कि इंडिया में जाकर के कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कोई जो है उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, होप नहीं रखनी चाहिए कि इंडिया में जाकर तुम्हें बहुत अच्छा काम मिलेगा, फिर तुम क्यों आए, क्योंकि वो चीजें उसने फेस करी, वो चीजें उसको दिखाई दी, वो चीजें उसने खुद एक्सपीरियंस की, तो ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है कि इंडिया मत जाओ, तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सो मुगल एम्पायर सर्च द अपॉर्चुनिटीज वाज द इंडिया बिटवीन द, तो ये कब से कब तक रहता है, 1656 से लेकर के 1668 तक ये रहता है, ठीक है, क्लियर। तो कब से कब तक रहता है, कब से कब तक रहता है, 1656 से लेकर के और 1668 तक रहता है, कहां पर, इंडिया में, ठीक है। सो ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट, ये मुगल कोर्ट के बहुत ही क्लोज इसके रिलेशन थे। कैसे थे कि एक बार क्या होता है कि जो मुगल एम्परर थे, ठीक है, कौन थे, शाहजहां, ठीक है, इनका बेटा सबसे बड़ा दारा शिकोह, वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए दूर दूर से वैद्य हकीम को बुलाया गया, कोई इनको ठीक नहीं कर पाया। तो जब शाहजहां ने इनका नाम सुना बर्नियर का कि बाय फिजिशियन, मतलब ये एक फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, और ये इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से ट्रीटमेंट किए और इनके ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोग अच्छे भी हो गए। तो जब इनको बुलाया गया, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, किसने, बर्नियर ने दारा शिकोह का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और फिर दारा शिकोह इनके ट्रीटमेंट से धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर बदले में शाहजहां ने क्या किया, अपने कोर्ट में लेटर ही वर्कड इज द इंटेलेक्चुअल एंड द साइंटिस्ट विद द दामिशकंद खान एंड अमेरिकन नोबल्स एट द मुगल एम्पायर, फिर उसको मुगल एम्पायर में एक कर्टियर के रूप में इनको जॉब मिल जाती है और ये इस तरह से उनमें काम करने लग जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बताया, बर्नियर्स वर्क वर पब्लिश, बर्नियर की जो बुक थी, जो उसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे लिखी थी, उनकी बुक को पब्लिश किया जाता है फ्रांस में 1670 से 71 तक एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड द इटालियन विद द नेक्स्ट 5 ईयर। और फिर अगले 5 साल में अलग अलग भाषाओं में बर्नियर की बुक को पब्लिश किया जाता है, बर्नियर की बुक को प्रकाशित किया जाता है। हिज अकाउंट वॉज प्रिंटेड इन द फ्रेंच, याद रखना बर्नियर की बुक को कितनी बार रीप्रिंट किया गया फ्रांस में, तो वो किया गया था 8 टाइम्स। कब किया, कितना किया गया था, 8 टाइम। कब से कब तक के बीच में, तो 1670 से लेकर के 1725 के बीच में 8 टाइम्स इसको रीप्रिंट किया गया। क्यों रीप्रिंट किया गया, कहीं ना कोई कमी रह जाती थी जिसकी वजह से उसको रीप्रिंट किया गया। अक्षर ठीक नहीं, मतलब लेटर्स ठीक नहीं आ रहे, सेंटेंस कहीं पर जो है फेडेड है, मिसिंग है, कुछ ऐसा करके, तो 8 टाइम इसको रीप्रिंट किया गया। बाय द 1684 इट हैड बीन रीप्रिंटेड, और 1684 में इंग्लिश में इसको 3 टाइम वो किया गया, ट्रांसलेट किया, मतलब रीप्रिंट किया गया। He compared to it Arabic and Persian account were circulated as manuscript were not published before 1800। फिर क्या किया गया, फिर अरेबिक पर्शियन अकाउंट वर सर्कुलेटेड एज अ मनुस्क्रिप्ट, जैसे मनुस्क्रिप्ट को सर्कुलेट किया जाता है ऐसे ही, एंड वर नॉट, और फिर उसके बाद में 1800 तक इसको फिर जो है पब्लिश नहीं किया गया, फिर इसको बाद में पब्लिश किया गया, तब ये जाकर के
रीडर को पता चलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, खास करके फ्रांस को। अब आता है अगला कि बर्नियर्स ट्रेवलर इन द, बर्नियर की बुक का नाम क्या है? ठीक है, बर्नियर की बुक का नाम क्या है जिसने इंडिया के बारे में इतना कुछ बहुत अच्छा अच्छा लिखा है? उनकी बुक का नाम है ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर। याद रखना तीनों की बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी की बुक किताबुल हिंद, ठीक है, और इब्न बतूता की बुक रिहला, और फ्रैंकिस बर्नियर की बुक का नाम है ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है। सो बर्नियर्स बुक ट्रैवल इन मुगल एम्पायर हैज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल इंसाइट एंड रिफ्लेक्ट द मुगल। मुगलों की सच्चाई का बयान किया है उसने अपनी बुक में। ही कंपेयर्ड द मुगल इंडिया was contemporary यूरोप एंड स्ट्रेस द सुपीरियरिटी ऑफ द यूरोप। वो कहता है कि मुगलों का रूल जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है कंपैरेटिव टू यूरोप के रूलर्स के, ठीक है। तो यूरोप के रूलर्स बहुत अच्छे से अपनी रूलिंग करते हैं। तो ही स्ट्रेस ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ द यूरोप। वो कहते हैं कि इंडिया में कुछ भी जो एक तरह का पूरा ओवरऑल टोटलिटी में जो सुपीरियरिटी होती है ना वो रूलर की होती है, जबकि यूरोप में कुछ थोड़ी सी इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल उसको बताया गया है। बर्नियर अब क्या कहता है, क्वेश्चन ऑफ द लैंड ओनरशिप। बर्नियर ने लैंड ओनरशिप के बारे में क्या कहा कि बर्नियर पॉइंटेड आउट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द, बर्नियर ने मुगल इंडिया और यूरोप में सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस बताया वो क्या था, वो था लैंड ओनरशिप का, ठीक है। लैंड ओनरशिप, लैंड ओनरशिप क्या होती है कि भूमि पर किसका स्वामित्व हो, ठीक है, भूमि पर किसका एक मलकियाना था, या भूमि का एक कहते हैं ना कि ऑनरशिप के बारे में कि किसकी वो जमीन थी, ठीक है। तो उसने बताया कि इंडिया देयर वाज अ लैक ऑफ द प्राइवेट, इंडिया में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई अपनी नहीं बना सकता है। अगर वो खुद की अपनी सेविंग से अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो वो उसको राइट नहीं दिए गए थे। क्यों? क्योंकि सारे राइट तो राजा को ही दिए गए थे। कि इंडिया में ये बैन किया गया था, रेस्ट्रिक्ट किया गया था फार्मर्स को या मर्चेंट्स को, किसी को भी, कि तुम्हें अपने आपसे खुद की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। तो ही स्ट्रांगली बिलीव दैट ही इट वाज द गुड टू हैव, वो बिलीव करता है कि अगर लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई तो लोग उस पर अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंगली काम करेंगे, दूसरों के उसमें जमीन पर काम करेंगे, या दूसरों पे किसी कंपनी में या किसी के खेतों में अगर काम करेंगे तो वो अनइंटरेस्टिंगली करेंगे। मतलब उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि दूसरों की है, दूसरों में जाकर काम ही तो करना है, सुबह से शाम तक काम किया आ गए। लेकिन जब खुद के पास उनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, खुद की जमीन होगी, खुद के खेत होंगे, तो वो इंटरेस्टिंगली उस पर काम करेगा, ज्यादा दुगनी मेहनत से काम करेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा प्रॉफिट मुझे होगा। और इधर अगर मैं दुगनी मेहनत से काम किसी और के खेतों में, किसी और की कंपनी में काम कर रहा हूं, तो प्रॉफिट तो मालिक को ही होगा ना। तो लोग इससे अनइंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्टिंगली काम नहीं करते थे, और इससे क्या होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी से लोगों का फायदा होता था और इससे स्टेट इनकम भी ज्यादा हो जाती थी। डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनरशिप, यही बताया गया है कि ऑनरशिप का डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो ऑनरशिप ऑफ द लैंड सिस्टम इन इंडिया, कि अगर इंडिया में लैंड सिस्टम अगर प्राइवेट नहीं किया गया तो लॉस में जाएगा ही जाएगा। और यही हालत थी इंडिया की कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो लोगों को रखने नहीं दी। सुप्रीम अथॉरिटी रूलर थे, ठीक है, रूलर के अंडर में ही सारा काम होता था, राइट। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि लैंड जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट होनी चाहिए। इस एब्सेंस में लोग अनविलिंगली काम करेंगे, बिना इंटरेस्ट के काम करेंगे, जिससे कि मुनाफा ज्यादा नहीं होगा, बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा, ना रूलर को, ना पर्टिकुलर फार्मर को, और ना ही स्टेट को। ट्रूथ अबाउट द लैंड ऑनरशिप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बर्नियर, इन क्राउन ऑनरशिप लैंड होल्डर, देखो अगर मान लो किसी मुगल एम्परर ने किसी को जमीन दी है, मतलब लैंड ग्रांट की है, ठीक है। अब वो फार्मर उस पर लैंड ग्रांट करने के बाद में वो उस पर खेती कर रहा है, ठीक है, कल्टीवेशन कर रहा है। उसकी डेथ के बाद वो पर्टिकुलर जमीन जिस पर उसका फादर खेती किया करता था, कल्टीवेशन किया करता था, वो ट्रांसफर नहीं होगी उसके बच्चों को। क्यों? उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी वापस राजा के पास चली जाएगी। फिर उसके बाद उनके बच्चों को दोबारा से मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी, फिर लैंड मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं थी, ठीक है। ये रियलिटी बताई है। सो दिस डिस्करेज लैंड क्या कह रहा है कि इन क्राउन ऑनरशिप द लैंड होल्डर कुड नॉट पास देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पास नहीं कर सकता था वो, क्योंकि खुद की नहीं थी ना, उसकी राजा की थी। राजा ने तो उसको एक रेंट के तौर पे हायर किया होता, तो उसकी होती तो वो अपने बच्चों को देता ना।
तो the absence of the private property land prevented the emergence of the landholder focus on the improving their land in the western Europe. जबकि वेस्टर्न यूरोप में लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया गया है और इस तरह से वो डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की जमीन है, अपने मरने के बाद वो अपने बच्चों के नाम कर देंगे, उनके बच्चे भी इस तरीके से उस खेती पर काम करेंगे, उस लैंड पर काम करेंगे, कुछ भी, राइट। लेकिन इंडिया में इसकी कमी को देखा गया था। बर्नियर्स व्यूज अबाउट द पीजेंट्री, बर्नियर ने फार्मर्स के बारे में क्या कहा कि बर्नियर डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी पीजेंट्स के साथ में, ठीक है। सो अ लिटिल फर्टाइल लैंड वाज अनटिल्ड या वेस्टेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लेबर्स, ठीक है। तो बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई थी, वेस्ट पड़ी हुई थी, क्यों? क्योंकि उस पर लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं थे, इस वजह से लैंड खाली पड़ी हुई थी। क्यों काम नहीं थे? क्योंकि लेबर की डिमांड को स्टेट गवर्नमेंट के या रूलर्स के जो एजेंट होते थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे जमींदार हो गए, जमींदार ने लोगों को कहा कि तुम्हें ये लैंड दी जाती है तो इस पर तुम काम करो। क्यों काम करें जब हमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है? ना तो उनको इरिगेशन के रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, ना उनको अच्छी तरह के जो फर्टिलाइजर्स होती है, बीज होती है, वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जितना प्रॉफिट होगा उसमें ज्यादातर 70% तो प्रॉफिट वो राजा ले जाता है या फिर जमींदार ले जाता है, बाकी 30-40% बचा वो बेचारे फार्मर्स को, जबकि मेहनत तो उसकी एक्चुअल मेहनत तो उसकी लगी है। तो इसलिए ना उन्होंने मना कर दिया और कोई छोटा मोटा काम जो है वो करने के लिए रेडी हो गए, राइट। सो thus the peasantry drove the despair by the cruelty and ultimately they abandoned of the country। तो इस तरीके से एक क्रूलिटी देखी गई, किस तरह से लोग जो रिच लोग होते थे वो पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। Merchant and the other professionals in town. Merchants had a strong community and kin ties were the organized on the own caste system। अब जो मर्चेंट्स होते थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती थी। अब जो कारपेंटर है उनकी अपनी कारपेंटिंग वाली पूरी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उसमें सारे कारपेंटर ही उसके मेंबर्स होंगे, ठीक है। जो मर्चेंट हो गए, कपड़ों के व्यापारी होंगे, उनका वो व्यापार होगा, वो ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे टीचर्स का होता है, डॉक्टर का होता है, इनकी अपनी अपनी कम्युनिटी होती है ना, तो ऐसे मर्चेंट्स की कम्युनिटी होती थी, ठीक है। सो वेस्टर्न इंडिया में दीज ग्रुप, वेस्टर्न इंडिया में इनको महाजन बोला जाता था। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वेस्टर्न इंडिया में इनको महाजन बोला जाता था और इनके चीफ को स्टेट कहा जाता था। अर्बन सेंटर जैसे अहमदाबाद की बात करें तो महाजन वर्क कलेक्टिवली, तो महाजन जो होते थे, मतलब महाजन देखो किसको बोलते थे? ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को, ठीक है। सो मर्चेंट के ग्रुप को महाजन कहा जाता था, उनके हेड को, चीफ को सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद में ही जो महाजन होते थे उनके ग्रुप को मतलब ठीक है, उनके ग्रुप को महाजन कहा जाता था, लेकिन इनके सेठ को यानी कि इनके चीफ को नगर सेठ कहा जाता था। दोनों में एक बात कॉमन है कि मर्चेंट का ग्रुप होता था, उनको महाजन कहा जाता था। वेस्टर्न इंडिया में महाजन के चीफ को सेठ कहा जाता था, जबकि अहमदाबाद में महाजन के चीफ को नगर सेठ कहा जाता था। कंफ्यूजन नहीं होगी ना? नहीं होगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट। बर्नियर व्यूज अबाउट द टाउन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। पर बर्नियर ने क्या कहा? बर्नियर ने कहा कि इंडिया में 100 में से 15 लोग ही, मतलब 100% में से ओनली 15% लोग ही, 100% में से 15% लोग ही उसमें रहते हैं, टाउन में रहते हैं, बाकी सब रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है। और ये जो टाउन थे ये टोटली डिपेंड करते थे किसके? रॉयल उस पर, सिटीज पर, ठीक है। तो रॉयल सिटी पर क्या बताया गया कि 17th सेंचुरी में 15% पॉपुलेशन वर लिव्ड इन द टाउन्स, देयर वाज अ एवरेज हायर देन, जबकि यूरोप में इससे कहीं ज्यादा लोग शहरों में रहते थे, ठीक है। In spite of this, Bernier described the Mughal city and the camp town, which mean these towns were existed। और जो भी जितने 15% लोग टाउन में रहते थे ना, वो टाउन किस पर, उनको क्या कहा जाता था? कैंप टाउन कहा जाता था। कैंप टाउन किसको कहते हैं? वो टाउन, वो शहर होते थे जो कि डिपेंड करते थे देयर इंपेरियल कैंप ऑफ देयर सर्वाइवल। मतलब जब तक राजा के बनाए हुए शहर, मतलब जहां से उनकी इनकम होती है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे शहर बनाए गए थे, लोग जहां पर रहते थे 15%, तो ये तभी तक सरवाइव कर पा रहे थे जब तक कि राजा के बनाए हुए नगरों से, मतलब जो भी उनकी जो अर्निंग होती थी ना, उस तरह का काम वहां पर होता था। तो जब तक उनको काम मिलता रहेगा तब तक वो सरवाइव करते रहेंगे। जिस दिन काम मिलना बंद हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पूरा का पूरा इंडिया है और यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है। इंडिया है और यहाँ पर क्या है? दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हो जाएगा? ये इंडिया है, यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या हो जाएगा? दिल्ली कैपिटल है,
तो अगर मान लो दिल्ली के आसपास में जितने भी टाउन है, तो दिल्ली में जितने जो भी चीजें रिक्वायर्ड होगी इन टाउन से आएगी, ठीक है। अगर मान लो ये दिल्ली कैपिटल कहीं और ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, दिल्ली कैपिटल कहीं और ट्रांसफर हो जाती है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इनका जो सर्वाइविंग है, ठीक है, इनका एक तरह से फ्लरिश होना है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, इनकी डेवलपमेंट बंद हो जाएगी, इनको काम मिलना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये यही तभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं जब तक इनको इंपीरियल सिटीज से काम मिल रहा है, ठीक है, अदरवाइज तो फिर ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि क्रिटिसिज्म इंडियन सोसाइटी बाय द बर्नियर। इंडियन सिटीज को किस तरह से क्रिटिसाइज किया है कि सबसे जो एक सुप्रीम अथॉरिटी होती थी वो रूलर होता था, ठीक है। स्मॉल माइनॉरिटी को रिच पावरफुल लोग जो है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे। ही स्टेटेड दैट देयर इज नो मिडल स्टेट, ठीक है, कोई मिडल स्टेट नहीं था। जैसे मान लीजिए अगर बात करें किसकी, फ्रांस की, तो फ्रांस में पहले में क्लर्जी होता था, दूसरे में नोबिलिटी होता था और तीसरे में मिडिल क्लास होती थी, तीन कैटेगरीज होती थी। ऐसे ही बताया गया है कि इंडिया में या तो बहुत रिच है, ठीक है, या फिर बहुत पुअर है, ठीक है, तो बीच की कोई कैटेगरी नहीं है, वो इसने बताया। मुगल किंग वाज द किंग ऑफ, उसने कहा कि मुगल एम्पर जो है वो किंग ऑफ बर्बेरियन है, मतलब भिखारियों का राजा कहा है, ठीक है, इस तरीके से बताया, क्योंकि वो एक तरह से ना लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, लोगों को अर्न करने के लिए पनिश करता है। सो बर्नियर्स अकाउंट ऑन द इंपीरियल कारखाना, बर्नियर ने इंपीरियल कारखाना के बारे में क्या बताया, क्योंकि उन्होंने चीजों को बहुत बारीकी से देखा था, दरबार में काम करता था, कर्टियर था, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी वर्कशॉप होती थी, बहुत बड़ा सा हॉल होता था, उस हॉल में आर्टिशियंस होते थे जो एक मूर्ति को बनाने में बहुत सारे अलग अलग लोग वहां पर काम किया करते थे बैठ के, सुबह आते शाम को काम करके चले जाते। किसी ने उसका रफ मटेरियल तैयार किया, फिर किसी ने उसको पॉलिश किया, किसी ने उसकी आंख नाक कान बनाई, किसी ने उसको कलर किया, पेंट किया, ठीक है, किसी ने उसको फाइनल टच दिया। तो इस तरीके से काफी सारे लोग एक काम में बिजी रहते थे, ठीक है। और ही पॉइंटेड दैट अगर देखो वो क्या करते थे, अगर वो आर्टिशन खुद से अपनी मूर्तियां बना रहा है, ठीक है, मूर्तियां बना करके जब राजा के एजेंट उसको खरीदते थे तो वो बहुत ही कम प्राइस पर उसको खरीद देते थे, मतलब उसको बहुत ही कम पैसे देकर उनसे खरीद लेते थे आर्टिशन से। जबकि वही मूर्ति को अगर वो बाहर सेल करते थे अपने से तो उसके डबल ट्रिपल प्राइस लिया करते थे। तो अब ये बताओ कि वो आर्टिशंस कब जो है वो अपना प्रॉफिट देखेगा, ले तो रहे उनसे कम में चीजें लेकिन बेच रहे हैं उसको ज्यादा में, तो धीरे धीरे उनकी जो एक विलिंगनेस थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। बस अब तो जो है वो ये था कि ठीक है उनके पास अर्निंग हो रही है इसलिए सुबह से शाम तक काम करते और वापस अपने घर शाम को लौट जाते। इन्फ्लुएंस बर्नियर अकाउंट ऑन द अदर स्कॉलर्स, ठीक है। तो इब्न बतूता और हमने क्या पढ़ा, इब्न बतूता, आपका अल-बरूनी, फ्रांकिस बर्नियर के अलावा कौन कौन से ट्रैवलर्स आते हैं। तो इसमें बताया गया कि बर्नियर की जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी जो बुक थी, उनसे काफ़ी अदर जो टूरिस्ट थे, अदर जो ट्रैवलर थे वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, और उनकी बुक से आइडिया लेते हैं। तो एक ट्रैवलर का नाम है जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू। ये कौन थे, एक फ्रेंच फिलोसफर थे। यूज द बर्नियर अकाउंट टू डेवलप द आइडिया ऑफ द ओरिएंटल डेस्पोटिज्म मीन्स द रूलर एशिया। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है किस तरह से एक मोनोपोली, मतलब ठीक है, किसी पर एकाधिकार होना, ठीक है। तो ये बर्नियर की बुक से आइडिया लग गया था, किसको, मॉन्टेस्क्यू को, ठीक है, किसको, मॉन्टेस्क्यू को, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे। नेक्स्ट आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बर्नियर की बुक से आइडिया लिया, किसका, कंसेप्ट ऑफ द एस्थेटिक मोड ऑफ द प्रोडक्शन इन द 19th सेंचुरी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स बिफोर द कंसोल। उसने कहा कि ये आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले या इंडिया में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होने से पहले इंडिया बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ करता था। फिर जैसे जैसे इंडिया में अलग अलग रूलर्स आते गए, इंडिया को खाली करते गए, किस तरह से उन्होंने अपनी मोनोपोली इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर ली थी। तो ये आइडिया जो है किसका लगता है, किसको, कार्ल मार्क्स को बर्नियर की बुक से लगता है कि किस तरह से इंडिया को धीरे धीरे खाली किया जा रहा था और जो मेन अथॉरिटी थी वो रूलर थे। तो रियलिटी ऑफ द रूलर सोसाइटी में बताया गया है कि बिग जमींदार होते थे, ठीक है। द पिक्चर डिपिक्टेड द वेस्टर्न थिंकर सबकॉन्टिनेंट द रूलर सोसाइटी वाज नॉट रियल, ठीक है। तो जो भी पिक्चर्स लोगों को दिखाई गई है, मतलब जो भी रूलर सोसाइटी के बारे में अलग अलग ट्रैवलर्स ने बताया है, वो रियल पिक्चर नहीं है। रियल पिक्चर मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। वो रूलर सोसाइटी वाज करेक्टराइज बाय द कंसिडरेबल सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस 16 इन द 17th सेंचुरी। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। एक तरफ तो बिग जमींदार होते थे, ठीक है, जो कि सुपीरियर राइट अपनी बहुत ही लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करते थे, तो दूसरी तरफ स्मॉल पीजेंट्स होते थे जो कि एक्सप्लॉइट करते थे, जमींदार और उनके एजेंट उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, अनटचेबल लैंडलेस
और लेबर्स को। बिटवीन देम देयर वाज अ बिग पीजेंट हु यूज द हायर्ड लेबर। तो जमींदार क्या करता था, अपने आप तो काम करता नहीं था खेतों में, लेबर्स को हायर करता था, फिर लेबर्स को सैलरी वगैरह दिया करता था। तो इस तरीके से उसने रूरल एरिया की एक ट्रू पिक्चर रीडर्स को बताई। कम्युनिटी प्रोडक्शन, स्मॉल पीजेंट्स हु कुड बेयरली प्रोड्यूस फॉर हिज, और इतने जो लोग लैंडलेस होते थे, जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, उनको बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। और इस तरीके से रूरल सोसाइटी को उसने डिस्क्राइब किया, राइट। तो आफ्टर द पोर्तुगीज, अब देखो अदर यूरोपियन ट्रैवलर्स में आफ्टर द पोर्तुगीज कब आते हैं, 1500 में हमारे इंडिया में यूरोपियन कंपनी का एडवेंट स्टार्ट हो जाता है। यूरोपियन कंपनीज जो है वो आने लगती है। तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, याद करो 1498 में कौन आया था, 1498 में वास्को द गामा, ठीक है, वास्को द गामा। तो ये आया था इंडिया, है ना, इंडिया आया था। फिर इंडिया में आकर के जब ये केरला के कालीकट पर उतरता है, तो वहां पर वहां के स्पाइसेस को देखकर फिर ये अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। फिर बार बार इंडिया आता है, तो यहाँ से स्पाइसेस कम प्राइस पर लेकर के अपने वहां कंट्री में बहुत ज्यादा प्राइजेस पर उसको सेल किया करता था। इस तरीके से उसको प्रॉफिट होने लगा। तो अब जब एक इंसान को प्रॉफिट होने लगा, जब एक कंपनी को प्रॉफिट होने लगा, तो बाकी की कंपनीज जब सुना कि इंडिया में इतने अच्छे तरह के स्पाइसेस मिलते हैं, ये चीजें इंडिया में फेमस है, तो वो उनका भी एक तरह का इंटरेस्ट बन गया इंडिया पर कि हम भी जाएंगे, हम भी अपना लक आजमाते हैं, तो हो सकता है कि हम माला माल हो जाए, ठीक है। तो उसने बताया कि जैसे ही इंडिया में 1500 में पोर्तुगीज ट्रेवलर का एडवेंट हो गया था, तो यूरोपियन स्कॉलर्स रोड डिटेल अकाउंट दा, तो इन्होंने भी, ठीक है, जो भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे, इन्होंने भी इंडिया पर बुक लिखी, इंडियन कस्टम्स पर, रिलीजन प्रैक्टिस पर। फ्यू लाइक द, जैसे कि इनमें कुछ जो पोर्तुगीज ट्रेवलर थे, इनमें जूसिट रोबर्टो नोबिली थे, ट्रांसलेटेड द इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। इन्होंने इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। डॉर्ते बरबूसा वाज द बेस्ट नोन अमंग द पोर्तुगीज हु राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द ट्रेड। डॉर्ते बरबोसा ये वही है जो विजयनगर एम्पायर में आएगा, ठीक है, और साउथ के ट्रेड को के बारे में बताएगा, ठीक है। उसके बाद जीन बेप्टाइड थे, ये कौन थे, ये एक पेशे से मतलब बाय प्रोफेशन ये क्या थे, एक जौहरी थे, मतलब एक ज्वेलर थे ये, हु ट्रेवल इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया को 6 टाइम विजिट किया, क्योंकि यहाँ पर हीरे जवाहरातों की ये लोग डीलिंग किया करते थे। तो बरबोसा जो है वो, सॉरी, जीन बेप्टाइड ट्रेवेनियर, ये 6 बार इंडिया आता है और इस तरीके से करता है। ये कौन है, दर्ते बरबोसा है, और ये पोर्तुगीज ट्रैवलर हैं जिन्होंने अपनी बुक में लिखा इस तरीके से इंडिया के कस्टम और रिलीजन के बारे में। अब आता है अदर यूरोपियन ट्रैवलर्स में, तो इसमें आता है एक जीन बेप्टाइड ट्रेवेनियर, ये अभी हमने पढ़ा, और दूसरा एक मुनुकी था, जो कि मुनुकी इंडिया जब आता है तो वो वापस अपने यूरोप गया ही नहीं। इंडिया इसको इतना पसंद आ जाता है कि उसका जाने का मन ही नहीं किया। तो कहते हैं ना, इसी वजह से तो इंडिया को कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, आर इंडिया इज द बेस्ट। जय हिंद, है ना। तो इस तरीके से मुनुकी जो है वो ट्रेवलर ऐसा होता है जो कि वापस अपने घर कभी नहीं गया। तो उसके बाद स्लेव्स एंड लेबर्स, तो विमेन ट्रैवलर्स हु रिटर्न द अकाउंट वर जनरली मैन अट्रैक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो बंडियन ने बताया कि किस तरीके से इंडिया में कुछ ऐसे सिस्टम हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज फैले हुए हैं जो कि बहुत बुरे हैं। जैसे स्लेवरी सिस्टम के बारे में बताया कि स्लेव्स को ओपनली एक मतलब जो डेली जो कम्युनिटीज होती हैं, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें सेल परचेज की जाती है, इस तरीके से स्लेव्स को ओपन मार्केट में बेचा खरीदा जाता है। साथ साथ में सती सिस्टम के बारे में बताया कि सती सिस्टम ऐसा है इंडिया में कि उसको अपने एक विमेन है जिसके पति की डेथ हो गई है, उसको अपने पति की चिता के साथ में जल जाना होता है, तो उसको ना जबरदस्ती आग में धकेलते हैं उस विमेन को, चाहे वो छोटी बच्ची है, क्योंकि पहले चाइल्ड मैरिज होती थी, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, राइट। और बंडियन ने खुद एक चीज को, मतलब इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि उसने देखा कि एक 12 साल की बच्ची जो कि विधवा हो गई है, उस 12 साल की बच्ची के अपने हाथ पैर बांध करके उसको गांव की जो बूढ़ी औरतें होती थी उसको धक्का मार के या उसको चिता पर बिठा रही हैं। अब आप ये सोचो कि देखो, एक छोटी सी उंगली जब हमारी जल जाती है, कुछ गर्म लग जाता है, तो कितना पेन होता है। उस छोटी सी बच्ची को जब आग में रखा गया तो उसको कितना पेन हुआ होगा। बर्नियर को ये चीजें बहुत, और वाकई में ये थी, इंडिया में ये चीजें थी। और ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने इसको रिफॉर्म किया, है ना, नहीं तो फिर ये चीजें पता नहीं और कब तक चलती, राइट। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं उसमें, ठीक है।
वुमेन एंड द सती सिस्टम ये सारा बताया गया है। तो फीमेल स्लेव्स जो होती थी उसमें बताया गया कि सुल्तान जो है वो फीमेल स्लेव्स को अपने यहाँ नॉबल्स की टेक केयर में, मतलब जो उनके यहाँ रिश्तेदार वगैरह आते थे उनकी देख रेख में, उनका खाना खिलाना, उनका ये करना वो करना, मतलब कहने का मतलब घर के काजों में भी, और साथ साथ में फीमेल्स को एक एजेंट बनाकर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी उनको यूज किया जाता था। तो इस तरीके से जो दासियां होती थी वो ना सिर्फ एक घरेलू काम किया करती थी, उनके डोमेस्टिक वर्क किया करती थी, बल्कि एक एजेंट का काम भी, मैसेंजर का काम भी किया करती थी। ठीक है, सो प्रिंस ऑफ द फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड द डोमेस्टिक। तो जैसे जब स्लेव्स को बेचा खरीदा जाता था तो उसमें मैन के प्राइस ज़्यादा होते थे कंपैरेटिव टू फीमेल के, लेकिन फीमेल को ज़्यादा प्राइस तब दिए जाते थे अगर किसी को गाना बजाना अच्छे से नाचना ये आता हो, तब उनके प्राइस ठीक ठाक से दिए जाते थे। तो इस तरीके से वो कोर्ट की शोभा बढ़ाने के लिए, डांस वगैरह एंटरटेन करने के लिए उनको वहां पर रखा जाता था। यूरोपियन ट्रैवलर्स व्यू द कंडीशन ऑफ द वुमेन, बर्नियर चूज द प्रैक्टिस। तो ये पूरा का पूरा सती सिस्टम बताया गया है। वुमेन फ्रॉम द मर्चेंट्स, तो जो लोकल लोग होते थे उनके फैमिली के बारे में बताया गया है कि उनकी बेटियों को, उनके घर की बहू बेटियों को किसी तरह के कोई राइट नहीं दिए गए थे। उनको बोला गया था, बस पेरेंट्स क्या करते थे, लड़की अगर शादी लायक हो जाती थी तो चुपचाप से शादी कर लेते, लड़की से पूछा नहीं जाता था। लेकिन जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे वो एक अलग ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो women were also involved the other things, the labor was the, their labor was crucial इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जो नॉर्मल जो फीमेल होती थी उनको तो खेतों में या घरों में काम करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन जो मर्चेंट फैमिली से होती थी कभी कभी वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी किया करती थी, और अपने जो उनके साथ कुछ गलत होता था या बिजनेस में लॉस हो जाता था, क्यों हुआ, तो कभी कभी वो कोर्ट तक पहुंच जाया करती थी। इसलिए जो मर्चेंट्स की जो वाइफ होती थी वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड किया करती थी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चे, आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज से हमारी श्रेष्ठ बैच की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, 16 अगस्त से। तो फटाफट से जा करके अभी तक आपने अगर इससे श्रेष्ठ बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपके इस बार सीयूटी का एग्जाम आपका होने वाला है मई में, और जब अप्रैल में आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तो मई में बहुत कम टाइम मिलेगा हमसे, मुश्किल से हमारे 15 से 20 दिन रहेंगे। तो उस 15 से 20 दिन में हम जीटी इंग्लिश की तैयारी नहीं कर सकते हैं। डोमेन की ठीक है हो जाएगी, लेकिन जीटी इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे, उसमें तो हमें एक बहुत अच्छी पकड़ चाहिए, क्योंकि टाइम आपको लिमिटेड दिया होगा, थोड़ा टाइम दिया होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अपने टाइम को बचाना है, प्रिपरेशन अच्छी करके ले जानी है। ठीक है, हर कंसेप्ट को क्लियर करके ले जाना है। साथ में आपके पास अगर नोट्स होंगे तो रिवीजन में बहुत काम आएंगे। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, साथ में आपको अगर मॉक टेस्ट मिल जाए, पीवाईक्यूज मिल जाए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट मिल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए, तो बल्ले बल्ले हो जानी है। ये सारी चीजें आपको दी जा रही है कहां पर, हमारे इस श्रेष्ठ बैच में। ठीक है, इसकी क्लासेस 16 से स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है। तो फटाफट से जाकर 16 इससे श्रेष्ठ बैच को फटाफट से ज्वाइन करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। ठीक है, तो जल्दी से जाएंगे, अपने श्रेष्ठ बैच में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का एक अवसर, एक मौका जरूर देंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे पाना है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। महापैक वालों को बच्चों को बता देती हूँ कि महापैक में बहुत बहुत फायदेमंद रहोगे, बहुत फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। वो किस लिए कि महापैक में जैसे श्रेष्ठ बैच के तरह जब आप एनरोल करोगे फर्स्ट टाइम में, तो इसमें एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट। लेकिन महापैक में आप बार बार चीजों की रिवीजन करोगे, साल भर तक जितने भी बैचेस आएंगे पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा। आपने एक बार महापैक में एनरोल कर लिया मतलब कि आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नए बच्चे आएंगे दूसरों के साथ में दोबारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, थर्ड टाइम बच्चे आएंगे थर्ड टाइम सिलेबस कंप्लीट कर लिया। कहने का मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी होने वाली है इस महापैक से, जिसमें आपको बुक भी दी जा रही है। ठीक है, और ये हमारा श्रेष्ठ बैच। अब इनमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा, अगर आप क्लास 12th की ही तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो ये हमारा इग्नाइट बैच है। तो इसका प्राइस ये भी आपको कम पर ही मिलेगा। प्राइस आपको डिस्काउंट मिलेगा आपको Y489 कूपन कोड लगा करके। तो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर भी मिलेगा, उस पर भी मिलेगा और महापैक पर भी मिलेगा। तीनों में से कोई भी अगर आप बैच को परचेज करते हो तो कूपन कोड लगाइएगा जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल का सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 2024 में अगर बनना है टॉपर,
ठीक है, बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी में। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यहां पर आने वाले टाइम में आपको सारा मटेरियल, सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको कहां जाना है, आपको जाना है, अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट गूगल पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अड्डा 24/7 टाइप करके, और फिर यहाँ पर करेंगे ऑल कोर्सेज पे क्लिक। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, यहाँ पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी, इसमें सीयूईटी की नहीं, इसमें आपको 2 बड़े एग्जाम सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ये रहा आपका श्रेष्ठ बैच। तो श्रेष्ठ बैच में आपको कैसे एनरोल करना है, सबसे पहले मैं आपको फीचर्स बता दूं। और देखो, कोई भी अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी चाहिए होती है तो आप इस नंबर पर, दिए हुए गिवन नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको देखो, इसमें आपकी 16 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक है, और आपको इसमें सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको जीटी प्लस इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जिसमें आपकी रीजनिंग, जिसमें जो है क्वांट भी आ रही है, लीगल स्टडीज भी आ रही है, सब कुछ XYZ। ठीक है, तो आपका सारी चीजें इसमें आ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं, इंटरैक्टिव क्लासेस हो रही है टीचर्स के साथ में, एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ में, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास रहेंगी, तो लास्ट तक आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, आपके पीवाईक्यू सार में, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर भी टेस्ट कराया जाता है, ताकि आपका डर एक तरह से खत्म हो जाए आपके सीयूटी एग्जाम या फिर आपके जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उससे पहले हम इतनी अच्छी रिवीजन कर चुके होंगे कि दोनों एग्जाम का डर हमारे मन से निकल जाएगा। और जब डर निकल जाएगा तो बिना डर के हम जब क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे तो उसमें तो खुशी ही बहुत होगी, राइट। साथ साथ में आपको मार्क्स ही फुल मिलेंगे, राइट। इसको परचेज करने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, Y489, बस ये कूपन कोड लगा देना है। कूपन कोड लगाते ही आपका कितने का हो जाएगा ये कोर्स, 8399 का। अगर आप ये सोचो 2 बड़े एग्जाम, अगर आप एक सब्जेक्ट के 1000 रुपीज भी दे रहे हैं, टोटल आपके 3 या 4 सब्जेक्ट आप पर मंथ देते हो, 4000 3000 दे दिए, साल भर कितने दोगे, जैसे इसमें 12 मंथ्स की वैलिडिटी, इसमें 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो चला गया है, लेकिन अभी भी ये आपको जो है आप ही के लिए ये डिस्काउंट को अभी तक रखा गया है। जल्दी से जाइए, 20% के डिस्काउंट को अवेल कीजिए। और इसमें सारे सब्जेक्ट डोमेन के साथ साथ में आपको जीटी इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, और एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन दोनों एग्जाम के लिए आप करके जा सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।